Initiative by IFCA. I'm Mona Sharma, and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, it used to be a sign of middle age problem when you used to lose hair or have thinning of hair or bald patchy hair. However, with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing even younger people having hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well, and much of the hair loss can be avoided and can be managed by modifying to fixing our faulty lifestyle. Today, we have with us Dr. Pratibha Pradhan, is a well-known doctor based in Kolkata. She is MBBS MD dermatologist, gold medalist, and she specializes in dermatology and hair transplant. She is presently working as dermatologist at Himalaya Skin Clinic and Hair Free and Hair Grow Kolkata. Dr. Pratibha Pradhan has dedicated her career to diagnosing and treating a wide range of skin and hair conditions while providing personalized healthcare services to her patient. She takes time to listen to her patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets their individual requirement. Dr. Pratibha Pradhan is aware of the need for the patient awareness and education about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you, Dr. Pratibha Pradhan, for sparing your valuable time to answer a few questions on hair care for us today. Welcome to the show. Thank you, Mona. Thank you very much for having me. थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो डॉक्टर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर केयर इन करंट सिनेरियो. तो जब भी हम हेयर केयर की बात करते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम सबसे फेस किया जा रहा है इज हेयर फॉल, भले कोई भी एज हो या कोई भी जेंडर हो. तो डॉक्टर, क्या हेयर फॉल नॉर्मल है? देखिए, हर लिविंग थिंग का एक लाइफ साइकिल होता है. अब लाइफ साइकिल जब एंड होता है तो क्या हो जाता है, सबकी डेथ हो जाती है, हर कोई लिविंग थिंग को अगर आप देखें तो वैसे ही हेयर भी एक लिविंग थिंग है. जब उसका ग्रोथ फेज चलता है तो वो हेयर आप देखते हैं कि लंबे हो जाते हैं, है ना. और जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो एज विथ एवरी लिविंग थिंग क्या हो जाता है, हेयर साइकिल जो बाल है वो भी आपका जब हेयर साइकिल लाइफ साइकिल उसका एंड हो जाता है तो वो झड़ना शुरू होता है. तो हेयर फॉल एक नॉर्मल फिनोमिनन है, एक नॉर्मल चीज है. जैसे मैंने बोला, एक हर कोई लिविंग थिंग का एक लाइफ साइकिल है, हेयर का भी एक लाइफ साइकिल है. सो हेयर फॉल होना एक नॉर्मल चीज है. तो डॉक्टर, अगर हेयर फॉल होना नॉर्मल चीज है तो एक जैसे अलार्म साइन होता है ना कि कितना हेयर फॉल नॉर्मल है, और कब ऐसा साइन कुछ सिम्टम्स है जब हमें डॉक्टर को जाना चाहिए? देखिए, टेक्निकली बोले तो 50 to 100 हेयर पर डे. अगर आपके 50 से 100 बाल गिरते हैं रेगुलर बेसिस में तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं. अगर इससे ज्यादा आपका हेयर फॉल होता है देन आप इसको एक्सेसिव हेयर फॉल लेबल कर सकते हैं. बट आप देखेंगे कि सब का तो 50 से 100 बाल नहीं गिरता है नॉर्मली. ऐसे भी लोग हैं जिनके हो सकता है 10 से 15 बाल गिरता हो और अचानक से उनके 50 या 60 गिरने लगे. तो एक पेशेंट जिसका 10 से 15 बाल गिरते थे पहले और उसके तुलना में अगर वो ज्यादा गिरने लगे, मान लीजिए 50, 60 या 70 गिरने लगे, तो हम उसको भी एक्सेसिव हेयर फॉल बोल सकते हैं, क्योंकि पहले उनके बहुत कम थे, 10 से 15, 20 ऐसे थे और वो अचानक से बढ़ गए हैं. दो वो नॉर्मल हेयर फॉल के रेंज में है, बट उनके ही स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो वो ज्यादा है. इसलिए उस केसेस को भी हम एक्सेसिव हेयर फॉल के जैसे ट्रीट कर सकते हैं. ओके, मतलब जिनके पहले कम थे और अब 50-60 लग गए तो वो भी एबनॉर्मल है, उसको एबनॉर्मल है, कर सकते हैं आप एक्सेसिव हेयर फॉल जैसे. ओके डॉक्टर, इंटरेस्टिंग डॉक्टर. सो डॉक्टर, आजकल एक वर्ड है हेयर ट्रांसप्लांट. तो ये क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट? मतलब लाइक विग टाइप चीज या फिर क्या होता है? कैन यू प्लीज एनलाइटन? अच्छा, देखिए, अभी तो हमने बात किया एक्सेसिव हेयर फॉल के बारे में, है ना. एक्सेसिव हेयर फॉल है मतलब बहुत ज्यादा बाल गिरता है, नॉर्मल के तुलना से आपके रेगुलर जितना गिरता था उसके तुलना में आपके बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, तो ये है एक्सेसिव हेयर फॉल. और ये एक्सेसिव हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं. जैसे मान लीजिए फिजिकल स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, मान लीजिए कोई फीवर हो गया,
आप बहुत सारी लेडीज को देखेंगे, जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है ना, या तो फिर कोई थायराइड की समस्या आ गई, मान लीजिए बहुत क्रैश डाइटिंग कर लिया तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई जिससे बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो गया। तो ये कुछ कारण है जिसमें एक बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, है ना। तो ये जो कंडीशंस है इनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ये चीज आप नॉर्मली दवाइयों से, न्यूट्रिशन की करेक्शन से, या तो थायराइड अगर प्रॉब्लम है तो उसकी करेक्शन से ही हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, है ना। तो और दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और हम किन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। आप सबने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट हो गया या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। ये ट्रांसप्लांट करने का जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए एक पेशेंट का ऑर्गन इतना डैमेज हो गया, मान लीजिए लिवर इतना डैमेज हो गया कि वो दवाई से वापस रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो इन पेशेंट्स को क्या करते हैं, एक थर्ड पर्सन से लिवर लेके, या तो जो भी ऑर्गन डैमेज है, मोस्ट कॉमनली तो लिवर और किडनी ही रहता है, लिवर लेके या तो किडनी लेके आप ये जो बीमार पेशेंट है उनका जो ओरिजिनल ऑर्गन है उसको निकाल के हम हटा देते हैं, और इन प्लेस ऑफ दैट हम एक डोनर से ऑर्गन लेके उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट भी इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट का बाल पूरा खत्म हो जाता है, जैसे आप देखेंगे खत्म कैसे होता है, मान लीजिए आप देखेंगे हेयर रूट्स पूरा ही डैमेज हो गया और वो हेयर रूट्स मेडिसिन के थ्रू वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे पूरा बॉल्ड और शाइनी पैच है, उसमें मेडिसिन से बाल लाना एकदम इम्पॉसिबल है। तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, जो कंडीशंस है जो एक्सेसिव हेयर फॉल करता है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। तो हेयर ट्रांसप्लांट किस में करते हैं, बॉल्डनेस में करते हैं। तो बॉल्डनेस कब आता है, जो आप कॉमनली देखते हैं आजकल जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, है ना, या तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। ये क्या होती है, आप देखेंगे हेयर जो बॉल्डनेस होती है वो एक पैटर्न में आता है, जैसे ये वाला हेयर उनका चला जाता है, पीछे का हेयर रह जाता है, राइट। सो इन केसेस में क्या होता है, जब ये हेयर चला जाता है तो यहाँ से हम इसको हम डोनर मान के यहाँ से बाल निकाल के हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। सो दिस इज वन कंडीशन जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए किसी पेशेंट का बियर्ड की बहुत कमी है। हम बहुत सारे मेल्स देखते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर बियर्ड, तो उनको और घना बियर्ड चाहिए होता है। तो उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से उनको वापस, मतलब जैसे वो डेंसिटी चाह रहे हैं उसी डेंसिटी की हम बियर्ड में बाल दे सकते हैं। देन और भी अदर कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए बर्न हो गया है, या तो बर्न में यूजुअली क्या होता है, या तो हॉट वाटर बर्न हो गया, या तो फायर ही हो गया, या तो एसिड बर्न हो गया। उसमें आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि स्कैल्प के हेयर पूरे डैमेज हो जाते हैं, वहां पे पूरा क्लीन और बॉल्ड पैच हो जाता है। मान लीजिए आईब्रोज भी ऐसे उनके डैमेज हो जाते हैं। तो इन केसेस में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आप बोलेंगे मोस्ट कॉमनली हम करते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस में, एंड दीज आर अदर इंडिकेशन, जैसे बियर्ड ट्रांसप्लांट हो गया, या तो स्कार में हो गया, जैसे बर्न के स्कार में हो गया। तो इन सब केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट से पेशेंट को दोबारा पहले के जैसे हेयर दे सकते हैं। सो दिस इज हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, दैट मीन्स वो लोग भी जो लोग ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, कोई बर्न या समथिंग, उस उनके लिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यस यस, कैन आल्सो मतलब लाइक फील बेटर इवन आफ्टर। better quality of life, because this is something that is so cosmetically important, सबके लिए important है hair, which is so visible। तो जब ये चला जाता है तो कोई भी यंग हो या ओल्ड हो, किसी का भी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल एट द एंड ऑफ द डे, है ना, फिजिकली ब्यूटीफुल। तो हेयर ट्रांसप्लांट से हम that is what we are just trying to restore the patient's confidence and beauty। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के मतलब करवाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक करवाने जब करवा रहे होते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन, या पोस्ट ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं? देखिए हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होती है ना। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है,
एनेस्थीसिया को लेकर रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, या तो पेशेंट का कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, तो इन पेशेंट्स में कोई भी सर्जरी करना थोड़ा सा रिस्क होता है ना। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज कंपैरेटिवली अ लिटिल लेस रिस्कियर सर्जरी कंपेयर टू आपके जो अदर सर्जरीज होते हैं। क्योंकि जो एनेस्थीसिया को रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट में आप मोटा मोटी नील मान के चल सकते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है वो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, है ना। तो लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है जो एरिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब ये एरिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो सिर्फ इस एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं, इस एरिया को सुन करते हैं, और पीछे डोनर एरिया जहां से हमको बाल निकाल दे बस उसी एरिया को एनेस्थीसिया देके उसको सुन करते हैं। बाकी पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं थ्रू आउट द सर्जरी। तो जो भी जनरल एनेस्थीसिया के साथ थोड़ा बहुत जो भी रिस्क रहता है सर्जरी का, हेयर ट्रांसप्लांट में जो तो हम क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसका रिस्क भी बहुत कम होता है। और जो सेकेंड चीज मैंने बोला, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो सब मेजर्स लेना जरूरी है, जैसे ओटी बहुत स्टेरलाइज होना चाहिए, आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होना चाहिए, और पेशेंट्स को आप सर्जरी के बाद जो एंटीबायोटिक लगते हैं वो तो हम देते ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ट्रांसप्लांट एक रिस्क फ्री सर्जरी बनानी है तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सर्जरी करानी है, जो आपको अश्योर कर सके कि मतलब तो ओटी सेटअप अच्छा हो, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हाई क्वालिटी की हो, स्टेरिलाइजेशन सैनिटाइजेशन आपका प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है क्लिनिक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रांसप्लांट कराएं, है ना। और जो मैंने थर्ड आपको बोला कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के जो जुड़ा हुआ रिस्क रहता है, मान लीजिए कोई हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट में भी हो सकता है कि उनको डायबिटीज है, तो ये जरूरी है कि डायबिटीज अंडर कंट्रोल होना चाहिए अगर आप सर्जरी कर रहे हो। बीपी है तो बीपी को कंट्रोल में लाना जरूरी। तो इसीलिए सर्जरी से पहले हम पेशेंट्स को कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह देते हैं, ईसीजी देते हैं, ताकि एक मोटा मोटी ऑर्गन की स्क्रीनिंग हो जाए, आपकी सब सिस्टम की स्क्रीनिंग हो जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तब भी हम सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं, ताकि जो सर्जरी का रिस्क है वो कम से कम हो, बहुत मिनिमम, राइट। सो हेयर ट्रांसप्लांट एक आप बोल सकते हैं एक रिलेटिवली एक रिस्क फ्री सर्जरी है इफ यू आर गेटिंग इट डन बाय अ वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर, बी इट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन, तो इट बिकम्स प्रैक्टिकली अ रिस्क फ्री सर्जरी, राइट। तो आप देखेंगे डे केयर सर्जरी होता है, आप सुबह आते हैं और शाम को यू आर फ्री, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं रहती है। सो yeah, it's almost very minimal a risk or almost a risk-free surgery. जिस तरीके से हम एक हार्ट के ऑपरेशन के लिए भी अच्छे डॉक्टर को विजिट करते हैं, Yes, उसी तरीके से exactly. हेयर के लिए भी हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, why I am stressing upon qualified doctor is because हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा चीज है कि आप बहुत सारे क्लिनिक्स देखेंगे आजकल घोस्ट सर्जरीज होती है। घोस्ट सर्जरीज का मतलब होता है कि टेक्नीशियंस भी करते हैं आजकल सर्जरी, मतलब आपको कंसल्टेशन के टाइम में डॉक्टर दिखेंगे और आपको ओटी में यूजुअली वो डॉक्टर एज अ गेस्ट ही दिखेंगे, आपका मेजर पार्ट ऑफ द सर्जरी टेक्नीशियंस करते हैं, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अच्छे से देखें कि कहाँ पे सर्जरी कर रहे हो आप, सर्जरी कौन करते हैं, ये सब देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी रैम्पेंट ऑल ओवर इंडिया। आजकल टेक्नीशियंस एंड अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो डॉक्टर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है? मतलब लाइक करवाने के बाद भी पेन होता है या करवाने के टाइम पे भी पेन होता है? अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बोला हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, तो जब एनेस्थीसिया देते हैं तो पेन का तो चांस नहीं रहता है ना, पेन तो नहीं होता है। बट यूजुअली सी पेन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रहता है पेन को लेके, कोई कोई बहुत कम सेंसिटिव रहते हैं। तो पेन की अगर बात करें, यूजुअली जो हम इनिशियल एनेस्थीसिया का प्रिक रहता है ना, नीडल का प्रिक, वही पहले 2-3 मिनट पेनफुल रहता है,
उसके बाद जब एनेस्थीसिया हो जाता है देन इट इज अ पेनलेस सर्जरी। और जैसे मैंने बोला कोई कोई पेशेंट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रहता है, वो एनेस्थीसिया के भी 2-3 प्रिक्स उनको थोड़ा ज्यादा लग सकता है, और सर्जरी के बाद तो हम उनको थोड़ी पेन कम करने की, रिड्यूस करने की मेडिसिन देते हैं, वो भी एट द मैक्स 4-5 दिन देते हैं। तो इट इज लाइक अ, मैंने जैसे बोला पेशेंट सुबह आता है और शाम को घर चले जाते हैं, सो फ्रॉम दैट यू कैन मेक आउट दैट इट इज ऑलमोस्ट अ पेन फ्री सर्जरी। या Not like major kind of. नॉट अ मेजर काइंड। आप नॉर्मल एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। सो ऐसा कोई बेड रेस्ट का भी जरूरत नहीं होता है। तो जैसे आप बाकी के सर्जरी में अगर देखिए, जैसे गॉल ब्लैडर की हो गई, या तो आप जैसे हार्ट की सर्जरी बोले, पेशेंट तो बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं बिकॉज पेन होता है और भी बहुत कुछ होता है। इन हेयर ट्रांसप्लांट इट इज अ वेरी लाइक डे केयर सर्जरी। शाम को पेशेंट जाके नेक्स्ट डे से वो नॉर्मल एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, क्या जरूरी है कि हम अपने ही बाल लें? क्या हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बाल ले सकते हैं एज अ डोनर टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए अगर आप मैं आपको एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हिसाब से बताती हूँ, है ना, हेयर भी एक ऑर्गन की तरह मान लीजिए, है ना। 2 तरीके का ट्रांसप्लांट होता है, 2 तरीके का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। एक होता है ऑटोलॉगस ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एक होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस का मतलब होता है कि जो पेशेंट को बीमारी है, जो पेशेंट को रोग है, वही जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जिनको बोन मैरो की ट्रांसप्लांट होती है, जरूरत होती है। तो इन पेशेंट्स में क्या करते हैं, जो ब्लड सेल्स डैमेज हो गए वो तो डैमेज हो गए, उनके अच्छे जो बोन मैरो के सेल्स है, पेशेंट्स के खुद के सेल्स पेशेंट्स को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। जो अच्छे वाले सेल्स है पेशेंट को दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऑटोलॉगस का मतलब है पेशेंट ही रेसिपिएंट है और पेशेंट ही डोनर है, पेशेंट का ही ऑर्गन पेशेंट को ही वापस दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट, राइट। और ऐसे ही हिसाब से आप हेयर ट्रांसप्लांट को भी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोल सकते हैं, जिसमें हम जो बॉल्ड है पेशेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉल्ड है, यहाँ पे या तो यहाँ पे बियर्ड के एरिया बॉल्ड है, तो ये जो बॉल्ड एरिया कवर करने के लिए पेशेंट के ही माने हेयर को हम डोनर एरिया ले बना के यहीं से हम बाल इसको इम्प्लांट करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट है, माना पेशेंट ही डोनर है और पेशेंट ही रेसिपिएंट है। और दूसरा किस्म का ट्रांसप्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक हेयर ट्रांसप्लांट, सॉरी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। सो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट यूजुअली आपको लिवर ट्रांसप्लांट या तो किडनी ट्रांसप्लांट में देखने मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पेशेंट का किडनी डैमेज है ना, तो वो एक डिसफंक्शनल हो गया, उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, वो किडनी जो डैमेज है उसको निकाल के वो डिस्कार्ड करते थे, और फिर एक थर्ड पर्सन से, चाहे वो थर्ड पर्सन आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, या तो एक अननोन डोनर हो, इनसे आप ऑर्गन लेके पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं ना। तो इसमें क्या है, पेशेंट रेसिपिएंट है पर डोनर कोई और है, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। पर इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है, देख लीजिए आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, हम सब जानते हैं ना, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है, जब भी आपका बॉडी को कोई फॉरेन बॉडी अटैक करते हैं, फॉरेन बॉडी माने वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज अटैक करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट, आपका ये आर्मी जैसा है, ये आपका सोल्जर जैसा है, ये जो इम्यून सिस्टम है ये वायरस बैक्टीरिया से लड़के क्या करता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि ये आपके शरीर को हार्म करे। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो कोई भी फॉरेन बॉडी है अगर बॉडी में आए तो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करे, है ना। तो जैसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में क्या हुआ, हमने ऑर्गन लिया किसी थर्ड पर्सन से, तो आपका इम्यूनिटी क्या करेगा, उस ऑर्गन को एक फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करेगा, है ना, क्योंकि वो तो उसका खुद का ऑर्गन नहीं था, वो तो किसी और का ऑर्गन था। तो उसकी तो आपकी इम्यूनिटी तो ऐसे प्रोग्राम है कि कोई भी फॉरेन बॉडी है वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो
उसको एक एनिमी की तरह मान के आपका जो पेशेंट का जो इम्यूनिटी है वो नए जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है ना उसको डैमेज करने का कोशिश करेगा। तो इन केसेस में हम एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, है ना, जिसमें जो होस्ट है ग्राफ्ट को डैमेज करता है ना। तो ये जो रिस्क है ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, जो हम सुनते हैं ऑर्गन रिजेक्शन हो गया, बॉडी ने ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो ये जो ऑर्गन का रिजेक्शन है इसको मिनिमाइज करने के लिए पेशेंट की इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब पेशेंट का इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए उसको लगभग लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाना पड़ता है। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स जब पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो वो अपने आप में एक और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो सब जानते हैं कि इम्यूनिटी डाउन होने से क्या क्या हो सकते हैं ना, आपको रोजमर्रा वायरस इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो इट कम्स विद ओन कॉम्प्लिकेशंस। सो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर नहीं मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करते ही है एज ऑटोलॉगस ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसमें पेशेंट से ही हम डोनर लेके पेशेंट को ही वापस देते हैं ना, क्योंकि ये तो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है ना। तो हमको तो रिस्क फ्री चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट में इसीलिए पेशेंट को कोई लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी मतलब इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। कोई इम्यूनोसप्रेस के सप्रेसेंस का सवाल ही नहीं है इसमें, कोई लाइफ लॉन्ग मेडिसिन का सवाल नहीं है। सो इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर कंपेयर टू जो आप मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट, राइट। आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी डॉक्टर, बेटर है कि हम लोग खुद के ही बालों हाँ, से मतलब इफ यू आस्क दैट क्या हम रिलेटिव और फ्रेंड से हेयर डोनर बोल के ले सकते हैं, हाँ लेने को ले सकते हैं, है ना। बट देन उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो, इसीलिए फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेते नहीं। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्रीटिंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, है ना। अगर आप पेशेंट का डोनर रिलेटिव और फ्रेंड से अगर बाल लेंगे तो देन इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर। ओके ओके डॉक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव। सो डॉक्टर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर हमारे पास आते हैं तो वो लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब हमेशा रहेंगे, या वो भी झड़ जाएंगे? देखिए लाइफ लॉन्ग तो किसी का कुछ नहीं रहता है, हम लोग भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं ना। सो नथिंग इज परमानेंट। मैं आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगी। यूजुअली जो बर्न पेशेंट्स के हेयर होते हैं यूजुअली दे लास्ट, अगर ग्राफ्ट इफ द स्किन टेक्स अप द ग्राफ्ट तो वो यूजुअली लास्ट कर जाता है। पर अगर हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या तो पैटर्न बॉल्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो यूजुअली लाइफ लॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसे प्रोग्राम किया गया है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस यूजुअली फैमिलीज में रन करते हैं, यूजुअली जेनेटिक होता है। तो इनका जेनेटिक प्रोग्राम क्या होता है कि आपका खुद का जो हार्मोन होता है ना, मेल इन केस ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन, है ना, आपका खुद का जो हार्मोन होता है वो ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि ये हिस्से का बाल जो है वो धीरे धीरे डैमेज कर दे और बॉल्ड कर दे, है ना। तो हमने ऐसे सेंसिटिव एरिया में बाल लगा दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो पेशेंट का बॉडी का हार्मोन है ये एरिया के बाल को भी, ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी धीरे धीरे डैमेज करेगा। ओके, चाहे वो डैमेज ओरिजिनल हेयर की तुलना में स्लो हो, पर जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी आपका हार्मोन्स धीरे धीरे उसको डैमेज करेगा, है ना। तो लाइफ लॉन्ग नहीं बोल सकते, अगर आप लकी रहे तो बहुत साल रह सकता है, पर कोई कोई पेशेंट में ऐसे भी देखा है कि 4-5 साल बाद जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनकी डेंसिटी कम होती है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेंटेन करें हेयर को, बिकॉज आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के पेशेंट्स है यहाँ पे जो भी बाल है वो परमानेंट नहीं है, बिकॉज आपका बॉडी ही ऐसे सिस्टम से बनाया हुआ है भगवान ने कि यहाँ का हेयर डैमेज होगा। ओके, वो डैमेज अंदर से ही हो रहा है, जैसे मैंने बोला हार्मोन से हो रहा है। तो आपको बीच बीच में जो भी आपके डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं उनको बीच बीच में दिखाना है ना, कि वो आपको गाइड कर सके कैसे मेंटेन करना है। अगर आप मतलब डेंसिटी कम जैसे दिखाई दे रही है देन वो आपको कुछ सूटेबल मेडिसिन दे देंगे जिससे आपकी डेंसिटी इंप्रूव होगी, है ना। तो ऑन एंड ऑफ आपको ट्रांसप्लांट के बाद भी आपके डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रहना है ताकि वो गाइड कर सके
उसको मेंटेन कैसे करना है। ओके, मतलब जैसे किसी कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज होती है, हम रेगुलर फॉलो अप लेते हैं, फॉलो वैसे ही अप, ट्रांसप्लांट पे भी रेगुलर फॉलो अप लेते रेगुलर, हैं। हाँ। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, जब ट्रांसप्लांट के बाद 1 ईयर तो अच्छे से फॉलो अप करें, बिकॉज 1 ईयर होता है कि जब आपका हेयर ग्रोथ होता है, उसे 1 साल में हमको ग्रोथ मॉनिटर करना पड़ता है ना। तो मेरे पेशेंट्स को मैं यूजुअली बोलती हूँ जो 1 ईयर है वो तो अच्छे से फॉलो अप करे। जो बहुत दूर से आते हैं तो हम वीडियो कॉल में ही फॉलो अप कर लेते हैं। और 1 साल के बाद अगर हो सके तो साल में एक आध बार दिखा दें, है ना, ताकि अगर कुछ लगे कि डेंसिटी में कमी आ रही है तो हम उसको लाइक वाइज उसको हम हैंडल कर सकते। तो यूजुअली साल में एक आध बार भी अगर दिखा ले ट्रांसप्लांट के बाद, देन आई थिंक दैट इज गुड इनफ। और साल में एक आध बार तो दिखा ही सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी, Regular follow up is very हाँ, important. या Yes. Okay, doctor. So, doctor, like, is there any correct age, like, कोई उम्र है for hair transplant, या like young people में हो सकता है, older में नहीं हो सकता है, या older में हो सकता है, young में नहीं हो सकता है? अच्छा, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट हम कब करते हैं जब कोई बॉल्ड होता है ना। और बॉल्डनेस का कोई एज नहीं होता है। और आप आजकल देखेंगे 18-19 साल के बच्चे भी बॉल्ड हो रहे हैं, है ना। 20 साल में भी बॉल्डनेस आती है। मैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, जो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, पैटर्न बॉल्डनेस। सो ये बॉल्डनेस एक 60 इयर्स में भी हो सकता है, एक 20-22 साल के बच्चे में भी हो सकता है ना। सो बॉल्डनेस की कोई एज नहीं होती है। और इसीलिए आपका ट्रांसप्लांट का भी कोई एज नहीं होती है ना। ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है आपका पेशेंट का रिक्वायरमेंट के ऊपर और डॉक्टर का क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर। तो ऐसा कोई फिक्स्ड एज नहीं है कि हम इसमें कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। पर यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि 20 साल से नीचे ना करें, है ना। 20-21 साल के बाद ही हम प्रेफर करते हैं। इसका कोई कारण खास नहीं है, पर 20-21 साल के बाद ही हम प्रेफर करते हैं। देखिए, अगर हम फिजिकली कॉन्शियस कब होते हैं, ज्यादा अपने लुक्स को लेके ज्यादा कॉन्शियस कब होते हैं, जब हम रिलेटिवली यंग होते हैं। जैसे 22-23 साल में बॉल्डनेस होना वो ज्यादा आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल होगा, वीजा भी अगर आप 50 साल में वही बॉल्डनेस आपको 50 साल में की उम्र में हो, है ना। तो आपको यूजुअली ये ट्रांसप्लांट की एज ही रहती है 22-23 साल या 25 साल और 35 साल, है ना। ऐसे भी होते हैं जो 50 इयर्स में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि 50 इयर्स में भी नहीं करते हैं। स्पेशली जो जिनकी प्रोफेशनली फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती हो, जैसे एक्टर्स हो या मॉडल्स हो, तो उनको तो 50 एज मैटर नहीं करता है। 50, 60 और 20 इट्स ऑल द सेम, है ना। पर अगर आप जनरल पॉपुलेशन को देखें तो आप यूजुअली यंगर जनरेशन में देखेंगे कि वो ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक्स आते हैं, है ना। क्योंकि एक साल के एक उम्र के बाद, मान लीजिए 45-50 के बाद एक एक्सेप्टेंस आ जाती है फिजिकल अपीयरेंस को लेके, है ना, कि चलो ठीक है बॉल्ड है, तो पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग। तो उतना आपको नहीं देखने मिलेगा 50-60 में। करने को करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। सो देयर इज नो एज। मतलब अगर डोनर सही रहा, है ना, and the doctor feels that yeah transplant can be done, then there is no age as such. Okay, so irrespective of age, we कोई भी hair transplant करा सकता कर सकते, डोनर होना चाहिए, बस डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए, है ना। और या और कुछ कुछ फैक्टर्स है जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अगर थोड़ा एज, मान लीजिए अगर 19 इयर्स का है, पूरा ही बॉल्ड है, एंड देन इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, देन मे बी वी कैन गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। या Okay, very interesting, doctor. So, doctor, क्या आज आप हमें कुछ टिप्स देंगे फॉर हेल्दी हेयर? देखिए, हेल्दी हेयर के टिप्स तो सबको ही पता है एक्चुअली, है ना। बेसिकली आपको जो भी वट एवर यू कंज्यूम वो आपका हेयर और स्किन में दिखेगा, है ना। सो सबको ही पता है कि हेल्दी डाइट खाना है। हेयर के लिए स्पेशली आपको प्रोटीन रिच डाइट, एक बैलेंस डाइट खाना है। आपका रेगुलर फूड में, मील्स में अच्छी क्वांटिटी में चिकन या एग या फिश, और वेजिटेरियन के लिए पनीर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, बिकॉज वॉट एवर यू ईट, जैसे मैंने बोला, अगर आपकी न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो आपका हेयर में रिफ्लेक्ट होगा, आपका हेल्थ में रिफ्लेक्ट होगा। और जो बाकी एडिशनल है,
जैसे आप शैम्पू, कंडीशनर जो भी आप करते हैं, दैट इज जस्ट अ बोनस। बेसिकली आपको यू शुड बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, तभी आप। और कोई कोई होते हैं जेनेटिकली दे आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड हेयर, है ना। मतलब आप बहुत सारे लोग देखेंगे कि बहुत सुंदर बाल बिना मेंटेनेंस के बहुत ही अच्छे बाल होते हैं। सो सम पीपल आर जेनेटिकली ब्लेस्ड। This discussion was very informative. I'm sure our viewers would be benefited by it. So, doctor, क्या हम कोई कुछ live audience questions ले सकते हैं? या श्योर। Okay, first question is, hi doctor, मैं 45 years old का हूँ और मुझे high blood pressure है and मैं hair transplant कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं hair transplant करा सकता हूँ अपनी regular medications के साथ? अगर आपका मेडिकेशंस के साथ बीपी अंडर कंट्रोल है तो आप करा सकते हैं, है ना। और कई कई बार क्या होता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे डॉक्टर से जाए। कई कई बार देखते हैं हम, जो हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं सुबह बीपी की दवाई खा के भी आते हैं, पर क्या होता है एनेस्थीसिया के टाइम या सर्जरी का भी एक स्ट्रेस रहता है, सबको ही रहता है सर्जरी का स्ट्रेस, उसके दौरान हो सकता है बीपी थोड़ा आपका शूट हो जाए। तो आपका जो डॉक्टर है, ही और शी शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ कि आपका बीपी कंट्रोल में लाए सर्जरी के दौरान, है ना। तो बहुत सारे आप सुबह दवाई खा के भी जाए तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसको हम सर्जरी के टाइम पे भी बीपी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन हमको देनी पड़ सकती है ना। तो यह हाई बीपी एक कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कंट्रोल में होना चाहिए बस। Okay, basically everything should be in control. बाकी ऑपरेट हो सकता है। Okay, doctor. Another question from our viewer is, डॉक्टर क्या नेचुरल रेमेडीज जैसे कि नींबू और अनियन से हेयर ग्रो आ सकता है? लेमन जूस, अनियन जूस। लेमन जूस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। तो आयरन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है आपके बाल के लिए, है ना। तो आप लेमन जूस खाए ताकि आपके बॉडी में जो भी आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, है ना। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप ऊपर से लेमन लगाए, है ना। वो उतना हेल्प नहीं करेगा शायद आपको। अगर आप लेमन जूस खाए जिससे आपके विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाए, और आपका विटामिन सी की मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो आयरन कंजम्पशन है ना, बाकी जो भी खाने में आयरन की जो कॉम्पोजिशन है उसकी आपकी मात्रा बढ़ा देगा। तो विटामिन सी अगर आप आयरन के साथ खाएंगे ना तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। और आयरन जब आपका बॉडी में एक सफिशिएंट मात्रा में होता है, आपका हेयर हेल्दी रहता है ना। तो लगाने से अच्छा है आप खाएं तो बेहतर। हाँ, आजकल बहुत सारे ऐसे इंटरनेट में सॉल्यूशंस है कि ये लगा लो वो लगा लो बाल आ जाएंगे वापस। और Okay, अनियन तो बहुत फेमस है शायद। yes, that ये सब एक मिथ है, it's मिथ better to है। keep instead of लगा के रखें। डॉक्टर, another question from her is डॉक्टर क्या हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए is there any specific age limit? I am 50 years old, can I go for it? आज दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इज नो एज लिमिट, है ना। अगर आप 50 इयर्स के हैं, अगर आपका डोनर एरिया में सफिशिएंट बाल है जो हम यहाँ पे लगा सके, तो यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप मेडिकली फिट है, जैसे मैंने बोला सर्जरी से पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं आपकी मेडिकल फिटनेस को देखने के लिए, अगर सब कुछ सही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप आराम से कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। Okay. Another question from our viewers, क्या डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है? ओरल मेडिकेशन से वापस बाल नहीं आ सकते? जरूरी तो कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, है ना। देखिए मेरे दो ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट कब बोला, जब मेडिसिन काम करना छोड़ देते हैं, है ना। जब मेडिसिन काम करने का स्कोप ही नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बोला, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब करते हैं, जब आपकी लीवर पूरी ही पेशेंट का लीवर पूरी ही खराब हो जाती है, वो मेडिसिन से दोबारा ठीक नहीं हो सकता, तब जाके हम क्या करते हैं, पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। वैसे ही अगर हेयर पूरा ही खराब हो गया है ना, जैसे आप देखेंगे ना पूरा शाइनी पैच है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, तो एकदम वो आने का मतलब
संभावना बहुत कम है, तो उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब किस हेयर प्रॉब्लम में ट्रांसप्लांट लगेगा, किस में नहीं लगेगा, वो आपको डॉक्टर बेस्ट बता सकते हैं, है ना। अगर हाँ सिर्फ दवाई से वापस आ सकते हैं बाल, तो दवाई से आपको मतलब वापस लाने का कोशिश करेंगे। जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट का जरूरत है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो डिपेंड करता है आप कौन सा किस्म का हेयर फॉल के बारे में बात पूछ कर रहे हैं। या सब Okay. में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं लगेगा। Yes, very interesting, doctor. Another question from a viewer is, doctor, मुझे एलोपेशिया एरिएटा है, तो क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। नहीं, एलोपेशिया एरियाटा में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है ना। इसलिए मैंने आपको 2-3 कंडीशंस गिनाए थे जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और उसमें एलोपेशिया एरिएटा नहीं है। ठीक है। एलोपेशिया एरिएटा एक साधारण लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूँ। क्या होता है, क्लीन बॉल्ड पैचेस होते हैं यहाँ पे, है ना। एकदम से बाल अचानक ओवरनाइट खाली हो जाते हैं। ऐसे गोल गोल कॉइन शेप पैचेस हो सकते हैं, और ये पैचेस ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी दाढ़ी में भी आ सकते हैं, आईब्रोज में भी आ सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली होता क्यों है, आपका जो मैंने अभी इम्यूनिटी बोला है ना, इम्यूनिटी इज लाइक योर सोल्जर, है ना। ये जो इम्यूनिटी है आपको बाहर के वायरस बैक्टीरिया सबसे बचाती है। पर एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है, ये जो आपकी खुद की जो इम्यूनिटी है आपके हेयर के सेल्स को बर्बाद करती है। तो जो भी हो रहा है वो अंदर से हो रहा है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके हेयर के रूट्स को डैमेज करता है ना। तो इसमें आपको ट्रीटमेंट से यूजुअली यू गेट गुड रिस्पॉन्स, मेडिसिन से आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हाँ, बहुत रेयर ऐसे होता है जिसमें बहुत एक्सटेंसिव एलोपेशिया एरिएटा हो गया, बहुत एक्सटेंसिव बाल चले गए, और बहुत कोई कोई केसेस होते हैं डिफिकल्ट जिसमें हेयर को वापस रिवाइव करना मुश्किल होता है ना। पर यूजुअली मतलब मोटा मोटी मैक्सिमम केसेस में हम हेयर को वापस मेडिसिन के द्वारा वापस ला सकते हैं। अगर इस पेशेंट में अगर ऐसे एलोपेशिया एरिएटा में हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका फिर से इम्यूनिटी दोबारा वो ट्रांसप्लांट हेयर को भी बर्बाद करेगा, है ना। तो एलोपेशिया एरिएटा में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ओके, इंटरेस्टिंग डॉक्टर। मतलब हर एक प्रॉब्लम अलग अलग है, और उसके प्रॉब्लम अलग है तो उसी हिसाब से सोल्यूशन होगा। Okay. Very interesting, doctor. I quickly take the last question because we are running out of time. डॉक्टर, मैं भी कोलकाता से हूँ, क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगा? क्या मैं सलून जा पाऊंगा? क्या मैं हेयर कट करा पाऊंगा? हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, हम यहाँ से बाल उठा के यहाँ देते हैं, है ना। तो वो जो बाल देते हैं आपका 3 मंथ्स के बाद ग्रोथ शुरू होता है। मतलब ट्रांसप्लांट के 3 महीने के बाद आपका ग्रोथ शुरू होता है, और वो ग्रोथ आपको 6 to 7 मंथ्स में एक डिसेंट रिजल्ट मिलता है, और 1 साल में आपका अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बॉल्डनेस से पहले आपका बाल ग्रो होता था, जब बॉल्ड थे आप, उससे पहले जो आपको ओरिजिनल हेयर ग्रो होता था, ट्रांसप्लांट के बाद भी वैसे ही ग्रो होगा, है ना। तो वो ट्रांसप्लांटेड हेयर को आप चाहे मर्जी शैम्पू करे, कंडीशनिंग करे, कलर करे, और जब बाल बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसको कट करेंगे। तो जैसे आपको, वो तो आपके ये बाल है, वो नॉर्मली ही ग्रो करेगा जैसे नॉर्मल हेयर ग्रो करता है। इट इज जस्ट दैट हमने यहाँ का बाल उठा के यहाँ लगा दिया, तो वो पर वो ग्रो नॉर्मली ही करेगा। तो आप जो भी आप पार्लर एक्टिविटीज अभी बोल रहे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर में। ओके, लाइफस्टाइल नॉर्मली रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट? लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगा। Okay, doctor. So, doctor, would you like to give any take-home message or any other suggestion to our viewers today? देखिए, फर्स्ट थिंग इज हेयर फॉल इज अ नॉर्मल थिंग, जैसे आपने बोला है ना। अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल की समस्या है, तो जैसे एक व्यूअर बोल रहे थे विटामिन क्या लेमन जूस लगाए, अनियन जूस लगाए, इन सब चक्कर में ना पड़ के आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए जो आपके आसपास है ना। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि असेस करेंगे, या तो थायराइड की कमी से हो रही है या तो विटामिन की कमी से हो रही है। अगर आपको कुछ टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको टेस्ट लिख देंगे, है ना। तो ये सब यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के नुस्खे ना करके आप एक बार डॉक्टर को विजिट करिए, है ना। और हेयर ट्रांसप्लांट को जुड़ के बहुत सारे मिथ्स है।
जैसे अभी कितने सवाल थे कि मैं क्या बाल काट सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, है ना, और किस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किसका सोल्यूशन क्या है, वो आपको बेस्ट डॉक्टर ही बोल सकेंगे, है ना, क्योंकि आजकल इंटरनेट में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, इट्स फ्लडेड विद ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, तो आपके लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसमें क्या, फिर पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, और वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको इंटरनेट ट्रीटमेंट तो नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो आप तो नहीं ले सकते खुद से, है ना, तो ट्रांसप्लांट चाहिए नहीं चाहिए, क्या सोल्यूशन रहेगा, अब बेस्ट है आप कोई अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ के उनको मतलब कंसल्ट करें। मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, एग्जैक्टली, क्वालिफाइड डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप देखिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर रहे हैं या तो फिर प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं, है ना, ये टेक्नीशियन कर रहे हैं, कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर कर रहे हैं, इन सब में आप लो कॉस्ट के चक्कर में जाके इन सब क्लिनिक्स में जाके फिर हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो, रिजल्ट्स ना आए, आपके डोनर एरिया बर्बाद हो जाए, है ना, तो ये सब चीजें आपको देखनी है बिफोर यू डिसाइड फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। Okay, doctor. Thank you so much, doctor. Thank you for sharing so much of information and all your expertise with us today and answering all the questions of our viewers. I'm sure our viewers have found the session very helpful. Thank you, doctor. It was a delight to Thank you have so you. much. Thank you so much for your valuable time. Thank you for having me. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. This is Mona Sharma, your host, signing off today. Thank you, doctor. Bye-bye. Bye bye.